वाली थी तो उसे अपना लैपटॉप वहां कहीं भी नहीं मिला। तब उसे याद आया कि वो अपना लैपटॉप तो घर पर ही भूल आई थी। इस वजह से कृतिका तैयार होकर जल्दी से अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वो ना चाहते हुए भी बार बार मुस्कुरा रही थी। वो कल रात ही निखिल के साथ लिव इन में रहने के लिए आई थी, लेकिन अगले दिन ही उसे वापस से अपने घर अपनी माँ अनुराधा के पास लौटना पड़ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि अनुराधा उसे देखकर शॉक्ड होगी या नहीं। घर के दरवाजे तक आते ही कृतिका लगातार बिना रुके दरवाजे की घंटी को बजाने लगी। जल्दी ही अनुराधा ने अंदर से दरवाजा ओपन किया। वो कृतिका को अपने सामने खड़ी देखकर शॉक्ड हो गई। अरे, तुम वापस क्यों आ गई? सच कहा जाए तो कल जब कृतिका निखिल के साथ उसके घर के लिए निकली थी तो अनुराधा का दिल बुरी तरह रोया था। वो अपने घर के साथ साथ अपने दिल में भी एक खालीपन सा महसूस कर रही थी। साथ ही वो काफी अनकंफर्टेबल भी थी। हालांकि कृतिका वक्त बेवक्त उससे मिलने के लिए रेगुलर आती रहती, लेकिन उससे मिलकर लौटने के बाद वो हर बार उसके दिल को एक दर्द भी दे जाती, क्योंकि उसकी बेटी कल ही उसके घर से विदा हुई थी। तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसके पास वापस आ जाएगी। पहले अंदर आओ, अनुराधा ने उसका हाथ थापकर खुशी से कहा। उनके दिल का सारा दर्द कृतिका को देखकर दूर हो चुका था। अनुराधा के चेहरे पर आई खुशी को देखकर कृतिका को एहसास हुआ कि वो खुद भी अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती थी। वो मेरा लैपटॉप यही रह गया था ना माँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वापस आपके पास आकर आज का अपना काम मैं यहीं पर कर लूं। कृतिका ने अनुराधा के पहले सवाल का जवाब दिया। काम? ये कोई पीआर वर्क है? घर पर रहकर तो तुम पब्लिक रिलेशन वाले अपने वर्क को ही हैंडल करती हो ना? अनुराधा ने सवाल किया। नहीं माँ, कृतिका ने कहा। वो अनुराधा से कुछ भी छिपाने वाली नहीं थी। ये मैटर निभा से जुड़ा हुआ है। उसने हमारी इंडियन मूवीज को नीचा दिखाया। साथ ही साथ वो बार बार मेरे निखिल पर डोरे डालती रहती है। कारण इन दोनों में से कोई भी हो, मैं उसे खुश रहने नहीं दे सकती। कहते हुए कृतिका अपने बेडरूम में आ गई और वहां से अपना लैपटॉप बाहर हॉल में ले आई। साथ ही साथ वो अनुराधा से कुछ बातें भी करती रही। जल्दी ही उसने एट स्किन एंटरटेनमेंट से कांटेक्ट किया। हेलो, कुछ दिन पहले हमारी निभा को लेकर बात हुई थी। उससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आप उसे आज पब्लिश कर सकते हैं। हाय मिस कृतिका, एट स्किन एंटरटेनमेंट की तरफ से तुरंत रिप्लाई आया। इस बार मैं मेरी पर्सनल वर्क के लिए आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ। हमारी इस बातचीत का मिस्टर साइको या स्पेशल अटैक फोर्स से कोई लेना देना नहीं। आप अपनी फीस बताइए, कृतिका ने कहा। हम पहले ही एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं। एक सच ये भी है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए काम करना शुरू नहीं किया होता तो आज मैं उतना पॉपुलर नहीं होता जितना इस वक्त मैं हूँ। इसलिए तुम्हारी किसी भी काम के लिए मेरी कंपनी की पड़ी हुई प्राइस चार्ज करना मेरी बेवकूफी होगी। मैं तुम्हारे लिए उसी ओल्ड प्राइस पर काम करूंगा जिस प्राइस पर मैं तुम्हारे लिए काम करता आया हूँ। एट स्किन एंटरटेनमेंट ने एक ऑनेस्ट रिप्लाई किया। कृतिका एट स्किन एंटरटेनमेंट से काम करवाने को लेकर उन्हें एक रीजनेबल चार्ज देने को पूरी तरह से तैयार थी। एट स्किन एंटरटेनमेंट की प्रेजेंट पॉपुलैरिटी पहले से काफी बेहतर थी और किसी भी पीआर वर्क को लेकर उनकी फी भी अब पहले से काफी बढ़ गई थी। इस वक्त जिस प्राइस पर वो कृतिका के लिए काम करने को तैयार था वो उसकी प्रेजेंट वर्क फी का बस 15% ही था। कृतिका खुशी खुशी उसकी बात मान गई और उसने जो भी मटेरियल अपने इस काम के लिए ढूंढा और तैयार किया था वो सब उसने एट स्किन एंटरटेनमेंट को भेज दिया। हाँ, मुझे मिल गया। एट स्किन एंटरटेनमेंट ने उसके उस मेल को देखने के बाद रिप्लाई किया। उस डॉक्यूमेंट में निभा के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स थे। निभा ने कुछ वक्त पहले तो सिर्फ इंडियन मूवीज को नीचा दिखाया था, लेकिन पिछले कुछ सालों के अपने ट्विटर और फेसबुक पोस्ट में वो लगातार इंडिया को भी नीचा दिखाती आई थी। अगर ये बात किसी और चीज को लेकर कही गई होती तो किसी को इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उन सभी पोस्ट के बाद निभा ने कई ऐसी बातें भी कही थी जो स्पेशल अटैक फोर्स के दौरान कही गई थी, जिससे उस फिल्म की टिकट सेल्स पर काफी बुरा असर पड़ा था। वो फिल्म पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन इंटरनेट यूजर्स की मदद से उस फिल्म का फ्लॉप होना भी हर दिन ट्रेंड कर रहा था। ये बात काफी गुस्सा दिलाने लायक थी। इंटरनेट यूजर्स की वजह से स्पेशल अटैक फोर्स काफी पॉपुलर हो चुकी थी। हर कोई इस फिल्म के इंडिया रिलीज के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी उसे देखना नहीं चाहता था। उस फिल्म की हालत किसी ऐसे चोर उचक्के की तरह हो गई थी जो भीड़ के हाथों पकड़े जाने और मार खाने के बाद बेहोश हो जाने के बाद भी लतिया जाया करता था। स्पेशल अटैक फोर्स के लिए सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी और निभा उस फिल्म की प्रोड्यूसर्स में से एक थी।
इस नाजुक मौके पर अगर निभा से जुड़ी एक्सपोजिंग बातें मीडिया के थ्रू लोगों के सामने आती तो स्पेशल अटैक फोर्स की बची कुची इज्जत भी खत्म हो जाती। 1 घंटे के इंतजार के बाद एट स्क्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से कृतिका के पास एक लिंक आया। मैंने इसे पब्लिश करते हुए इस तरह से ड्राफ्ट किया है, तुम जरा एक नजर देख लो इसे। माँ जब एट स्किन एंटरटेनमेंट की किसी छोटे से छोटी बात को इंटरनेट पर पॉपुलर बनाने की थी तो इसमें उनका कोई भी सानी नहीं था और उनकी यही एबिलिटी कृतिका को काफी पसंद थी। ये एक एकलौता कारण था जिस वजह से वो एट स्किन एंटरटेनमेंट के साथ काम करने में काफी कंफर्टेबल फील करती थी। शुरू में एट स्किन एंटरटेनमेंट इस फील्ड में उतना असरदार काम नहीं कर पाता था। तब कृतिका अपने तरीकों से चीजों को ड्राफ्ट कर उनके थ्रू पब्लिश करने के लिए उन्हें मेल करती थी। लेकिन कुछ वक्त तक लगातार उसके साथ काम करने के बाद एट स्किन एंटरटेनमेंट ने कृतिका के तरीकों में से कुछ चीजों को अच्छे से समझ लिया था। इस वजह से अब कृतिका को उनके थ्रू अपने किसी काम को करवाने के लिए फाइनल ड्राफ्टिंग के काम को देखना नहीं पड़ता था। कृतिका किसी और से अब अपने काम को नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो अपने काम के लिए किसी दूसरे मीडिया हाउस से बात करती तो उनकी की गई एडिटिंग ड्राफ्टिंग को भी शुरुआत में उसे ही देखना पड़ता और इस काम के लिए अब उनके पास वो वक्त नहीं था। एट स्किन एंटरटेनमेंट के दिए लिंक को ओपन करने के बाद उसने देखा कि उन्होंने ट्विटर पर एक न्यू पोस्ट डाल दिया है। स्पेशल अटैक फोर्स के प्रोड्यूसर्स काफी इम्प्रेसिव हैं, हमारे ख्याल से जरूरत से ज्यादा इम्प्रेसिव। इतनी सुपीरियर प्रोड्यूसर को हमारे देश में आकर खुद की ईगो को साइड करके पैसे कमाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद उस पोस्ट में एट स्किन एंटरटेनमेंट ने लगातार 9 स्क्रीनशॉट्स और फोटोज भी ऐड किए जो कि उसने अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किए थे। कुछ वक्त पहले ऑस्कर के लिए इंडिया से बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी के लिए एक फिल्म को भेजा गया था, जिससे रिलेटेड निभा का ट्वीट कुछ इस तरह का था। तुम इंडियंस इस तरह की घटिया फिल्म से ऑस्कर पाना चाहते हो, मेरी मानो और ऑस्कर पाने का सपना देखना भूल जाओ। तुम सबसे ये ना हो पाएगा। बस यहाँ इस इवेंट पे आकर खुद को बेइज्जत करने के सिवा तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कुछ और भी ट्वीट्स अलग अलग चीजों को लेकर थे। मेरे एक क्लासमेट ने मुझे कांटेक्ट किया, वो मेरे अमेरिका माइग्रेट होने से कुछ ज्यादा ही जल रही थी। साथ ही वो मेरी चापलूसी भी कर रही थी कि मैं उसकी मदद अमेरिका माइग्रेट होने में कर दूं। मैं क्यों उसकी मदद करूं? उसकी चापलूसी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। तुम जहाँ जिस गरीब देश में हो वहीं रहो। यहाँ आने के तुम लायक ही नहीं और ना ही यहाँ अपने खर्च उठाने के। अच्छा हुआ कि मैं इंडिया को सालों पहले छोड़ आई। अपने फॉर्मर क्लासमेट की छुट्टियों में अमेरिका आकर यहाँ की पिक्स लेकर अब फेसबुक पेज पर पोस्ट करना कितना लो क्लास है। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम्हें भी वो कंट्री छोड़ देनी चाहिए। वैसी कंट्री तो छोड़ो, वैसे तुम में से तो कईयों ने अपने बदबूदार शहर को अपनी अब तक की जिंदगी में एक बार भी नहीं छोड़ा होगा। तो क्या हुआ कि मैं सुंदर भी हूँ और ब्रिलियंट भी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम लोगों को छोटा समझती हूँ और नीचा दिखाती हूँ। अगर मुझे कभी इंडिया वापस भी आना हुआ तो मैं एक विदेशी कहलाऊंगी, ना कि एक इंडियन। कल मैं यहाँ अमेरिका में एक पार्लर में गई थी। वहाँ कुछ इंडियन आंटियां आई हुई थी। वही ही हा हा वाली बातें जो आमतौर पर इंडियन आंटियां कर दी आई हैं, वो तीनों भी वही कर रही थी। उनके बात करने के तरीके को देखकर मुझे उनसे घिन आने लगी थी। छी, जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस से अपने गरीब देश लौट जाना चाहिए। ऐसी ही और भी कई पोस्ट डिबा ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किए थे, जो एट स्किन एंटरटेनमेंट की तरफ से ट्विटर पर डाले गए थे, जिन्हें देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स का पारा उनके सिर पर चढ़ने लगा था। उन्होंने उन पोस्ट को बारी बारी से रीपोस्ट कर निभा को बातें सुनाना शुरू कर दिया। अगर तुम खुद को इतना ही सुंदर समझती हो तो यहाँ क्यों रुकी हुई हो, भागो यहाँ से। शुरू में मुझे लगा था कि तुम बस एक बेवकूफ हो निभा, लेकिन तुम्हारी पोस्ट को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। तुम बेवकूफ ही नहीं, निहायत ही घटिया और बदतमीज हो। तुम्हारा हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बुराई करना कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन तुम तो हम लोगों तक को नीचा दिखा रही हो। ऐसा है तो अपनी फिल्म को यहाँ रिलीज कर, तुम्हें हमसे पैसा कमाने का कोई भी हक नहीं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। तभी किसी ने कहा, इस लड़की के सारी पोस्ट को कॉपी कर हर जगह पोस्ट करो। हर किसी को पता चलना चाहिए कि स्पेशल अटैक फोर्स का सिर्फ डायरेक्टर ही घटिया नहीं है, बल्कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी घटिया है। ऐसा कोई इंसान जिस दिन इस फिल्म का प्रोड्यूसर बना था उसी दिन ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। निभा स्पेशल अटैक फोर्स की प्रोड्यूसर है। मैक्सिस कंपनी के प्रोड्यूसर होने के नाते
मैक्सिस कंपनी को ये पता कैसे नहीं चला कि वो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्या क्या पोस्ट करती आई है? उन्हें इस बारे में कभी कुछ पता क्यों नहीं चला? या शायद वे सब इस बारे में जानते होंगे, बस उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर ही अंदर वे खुद भी वैसे ही हैं जैसी निभा। भाड़ में जाए स्पेशल अटैक फोर्स। फ्यूचर में मैक्सिस कंपनी के बैनर तले बने किसी भी मूवी के यहाँ इंडिया में रिलीज होने पर मैं उसे देखने वाला नहीं। इस कंपनी की मेंटालिटी भी खुद निभा जैसी ही है, वरना वे उसे अपनी कंपनी में हायर ही क्यों करते? जो कुछ भी एट स्किन एंटरटेनमेंट ने अपने ट्विटर पेज पर डाला था, उसके बाद इंटरनेट यूजर्स काफी तेजी से उसके डाले गए पोस्ट पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जल्दी ही ये बात निभा से होते हुए मैक्सिस कंपनी और स्पेशल अटैक फोर्स पर भी आ गई। इंटरनेट यूजर्स का कहना था कि उनकी सोच और निभा की सोच दोनों ही एक जैसी है, तभी वे सब इंडिया और इंडियन से नफरत करते थे। इस नए बवाल ने मैक्सिस कंपनी को भी बेचैन कर डाला था। साथ ही अमेरिका में मौजूद उनके हेड ऑफिस में इस बात को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई थी। इस वक्त अमेरिका में रात के 12 बज रहे थे जब मैक्सिस कंपनी के सीईओ जैकब ने इंडिया में मौजूद डेप्यूटी सीईओ रेयान को कॉल किया। रेयान उनसे क्या कह सकता था? कुछ भी नहीं। उसके पास बस एक ही रास्ता था, इस पूरे बवाल का ब्लेम अकेले निभा पर डालना। जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व करो, जैकब ने गुस्से से फोन पर कहा। आधी रात में इस घटिया खबर के बारे में पता चलने के कारण जैकब ऐसे भी काफी गुस्से में था। इसके अलावा उसकी कंपनी ने इस मूवी में जरूरत से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे और उस मूवी ने इंडिया में फ्लॉप होकर वर्ल्ड वाइड होने वाले उनके कलेक्शन को आधा कर दिया था। हालांकि इससे उन्हें कोई लॉस नहीं होने वाला था, लेकिन उनके नाम की और उनकी पॉपुलैरिटी की किरकिरी हो जाने वाली थी। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्हें हुई थी वो ये कि इंडिया में उनकी फिल्म ने फ्लॉप होकर हॉलीवुड में उन्हें एक मजाक बनाकर रख दिया था। इस वजह से निभा के स्कैंडल से जल्द डील करना जरूरी था, क्योंकि उससे जुड़ा ये स्कैंडल आगे जाकर उनकी फिल्म की और भी ज्यादा किरकिरी करने वाला था। मैक्सिस कंपनी के सामने एक के बाद एक नई प्रॉब्लम्स आ रही थी और निभा उन नए प्रॉब्लम्स में से एक थी। यस सर, रेयान ने जोर देकर कहा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मैटर को एक्चुअल में कैसे सॉल्व करे। अगर वो इस वक्त अमेरिका में होता तो वहाँ अपनी पीआर टीम को इस वक्त आधी रात में कांटेक्ट करता, तो सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही पीआर टीम इस मसले को सुलझा चुकी होती। लेकिन यहाँ इंडिया में रहकर तो उनसे कोई मदद नहीं ली जा सकती थी ना, इसलिए उसने यहाँ मुंबई में अलग अलग पीआर डिपार्टमेंट्स को कॉल किया। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि मुंबई की बेस्ट पीआर कंपनी पीआर प्रोवाइडर्स उसके केस को एक्सेप्ट करने से सीधे सीधे इनकार कर देंगी। रेयान ने उन्हें इस काम के लिए काफी बड़ा अमाउंट ऑफर किया, लेकिन फिर भी पीआर प्रोवाइडर्स के मालिक कुणाल ने उनके केस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने रेयान को दो टोक बात कही, मैं निखिल का काफी करीबी दोस्त हूँ, साथ ही निभा ने न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को नीचा दिखाया है, बल्कि उसने यहाँ के लोगों को लेकर भी काफी घटिया बातें कही है। इतना कुछ बुरा करने के बाद जो कसर बची थी उसने कृतिका से बदजुबानी करके पूरी कर दी। ऐसे में मैं तुम्हारी या उसने निभा की कोई हेल्प नहीं कर सकता। उड़ाल के बताए गए पहले कारण ने ही रेयान को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। कि एक ऑफिशियल मैटर है, फिर किसी के प्राइवेट मैटर के कारण तुम इस केस को एक्सेप्ट करने से मना कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इस मैटर को प्राइवेट या ऑफिशियल वर्क के रूप में नहीं देखता है। यहाँ निखिल से मेरी दोस्ती तुम्हारे इस केस को मुझे एक्सेप्ट करने से रोकती है। रेयान उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। एक्चुअल में कुणाल का पूरा नाम कुणाल ओबरॉय सहगल था। वो ना सिर्फ निखिल का करीबी दोस्त था, बल्कि वो निखिल का दूर का रिश्तेदार भी था। कुछ पीढ़ी पहले सहगल परिवार में कभी ओबेरॉय परिवार की एक सदस्य की शादी हुई थी। कुणाल उसी सदस्य का डिसेंडेंट था। सहगल परिवार एक रईस परिवार था, जिनके पास ताकत के साथ साथ पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए चाहे रेयान कुणाल को कितने भी पैसे देने के लिए क्यों ना तैयार हो जाता, वो कभी उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला था। अगर मैक्सिस कंपनी का अमेरिका सीईओ जैकब भी उससे कॉन्टैक्ट कर उसकी हेल्प मांगता, तो भी वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। उसने रेयान से आगे कहा, मिस निभा और डायरेक्टर टॉम दोनों ने ही न सिर्फ मेरी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किया, बल्कि उन्होंने यहाँ के हर सिटीजन की भी इंसल्ट की। इसलिए चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। कुणाल पहले ही अपना मन बना चुका था। उसकी बातों में लॉजिक था और उसने खुद भी निभा की बातों से खुद की बेइज्जती महसूस की थी। उसे अपने देश पर गर्व था और देश के विरोध में जाने वाले हर शख्स से उसे नफरत थी। रही बात बाकी की पीआर कंपनियों की, तो वो इस लायक नहीं थे
कि इस तरह के किसी केस को वो एक्सेप्ट कर सके। अगर इंटरनेट यूजर्स को इस बात की भनक भी लग जाती कि उन्होंने निभा की हेल्प करने की कोशिश की है, तो लोग उन्हें छोड़ दे नहीं। लेकिन उन कंपनियों में से कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जिसे अपने देश के आन बान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें इंटरनेट यूजर्स के उनके खिलाफ जाने से भी कोई लेना देना नहीं था। उन्हें मतलब था तो बस एक चीज से, और वो चीज थी पैसा। रेयान उन्हें बड़ी रकम देता, इसलिए उन्होंने तुरंत उसके केस को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद भी वो निभा से जुड़े इस स्कैंडल को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। इधर इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा काफी तेजी से बढ़ रहा था। निभा के कारण स्पेशल अटैक फोर्स को नापसंद करने वालों की संख्या में पहले से दुगनी तेजी से इजाफा हुआ था। स्पेशल अटैक फोर्स की टिकट सेल पहले ही काफी कम थी, लेकिन निभा के हेट पोस्ट और कमेंट्स ने उसकी रही सही कमर भी तोड़ दी। फिल्म की टिकट सेल तेजी से कम होने लगी। कुछ शो के टिकट्स तो ना के बराबर बिक रहे थे, जिससे कि उन शोज में थिएटर एकदम से खाली नजर आने लगे थे। स्पेशल अटैक फोर्स को बैन करो, बॉयकॉट स्पेशल अटैक फोर्स। इंडिया के लगभग सभी शहरों के बड़े बड़े थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस को इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। इंटरनेट यूजर्स न सिर्फ स्पेशल अटैक फोर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बल्कि उनके प्रोटेस्ट की वजह से जिन लोगों ने फिल्म की टिकट्स खरीद रखी थी, वो भी फिल्म को देखने के लिए डर से सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे थे। अगर ऐसा ही आगे चलता रहा तो थिएटर ओनर्स को इससे भारी नुकसान होने वाला था। वो लाचार हो चुके थे और इसलिए उन्होंने स्पेशल अटैक फोर्स के शोज को अपने अपने थिएटर में दिखाना कम कर दिया। इधर अपनी पीआर टीम के एडवाइस की वजह से रेयान जल्दी ही खुद से इस मैटर के बारे में बात करने के लिए ट्विटर पर आया। उसने अपने पोस्ट में कहा कि जो कुछ निभा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है वो उसकी अपनी सोच है, इसे मैक्सिस कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कंपनी को इसका जरा भी अंदाजा होता तो वो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेती। कंपनी को निभा की इन हेट पोस्ट के बारे में आज ही जानकारी हुई है। पहली नजर में देखने से साफ लग रहा था कि रेयान बस एक बहाना बना रहा है, जिससे कि इंटरनेट यूजर्स बुरी तरह गुस्सा हो गए। तुम्हें क्या हम लोग बेवकूफ नजर आते हैं? क्या सच में तुम लोगों को नहीं पता होगा कि वो इतने वक्त से हमारे देश और हमारे लोगों के बारे में क्या कुछ कहती आई है? हो सकता है कि शायद तुम्हें उसके सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जो कुछ भी उसने तुम्हारी फिल्म स्पेशल अटैक फोर्स के प्रीमियर के दौरान हम लोगों के खिलाफ कहा, क्या उससे तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया? उस घटिया लड़की ने तब भी अपने लिमिट क्रॉस कर दी थी। तब तो तुमने और तुम्हारी मैक्सिस कंपनी ने उसे पूरी तरह से सपोर्ट भी किया था, और अब तुम हमारे सामने बहाना बना रहे हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। भाड़ में जाओ तुम। दूसरी तरफ दोपहर के वक्त जब कृतिका अपनी क्लासेस के लिए आर्ट स्कूल जा रही थी, उस समय तक थिएटर ओनर्स ने स्पेशल अटैक फोर्स को दिए पीक पीरियड्स के शो को कैंसिल कर उसकी जगह मिस्टर साइगो को अपने अपने थिएटर में दिखाना शुरू कर दिया था। जब रेयान को इस बारे में पता चला, उसने तुरंत गुस्से में दूसरे थिएटर चेन ओनर्स में से एक को कांटेक्ट किया। तुम लोग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना, वो भी इसलिए क्योंकि हमारी फिल्म एक फॉरेन फिल्म है। इस बार उस दूसरे थिएटर ओनर की आवाज पे पहले उनके बीच हुई किसी भी बातचीत की तरह पोलाइटनेस नहीं थी। वो खुद गुस्से में था। कुछ भी कहने से पहले तुम्हें अपनी उस निभा नाम की एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। हमने जो किया वो करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हम अगर पीक पीरियड्स के दौरान तुम्हारी फिल्म को दिखाते रहे तो दर्शक थिएटर आएंगे ही नहीं, जिससे हमें भी भारी नुकसान होगा। जबकि थिएटर बिजनेस में हमें फायदा पीक पीरियड्स में दिखाए गए शोज के दौरान ही होता है। मॉर्निंग और नाइट के शोज से हम बमुश्किल ही कोई मुनाफा निकाल पाते हैं। ऐसे में अगर पीक पीरियड के दौरान तुम्हारी फिल्म को कोई देखने के लिए थिएटर आएगा ही नहीं और कोई तुम्हारी फिल्म की टिकट खरीदेगा ही नहीं, तो हम क्यों तुम्हारी फिल्म को इस दौरान अपने थिएटर्स में दिखाएंगे? इंडियन मूवी गोअर्स स्पेशल अटैक फोर्स और मैक्सिस कंपनी दोनों से पूरी तरह नाराज थे और उनके खिलाफ जा चुके थे। उन्हें सबक सिखाने के लिए वो जानबूझकर हॉल तो जा रहे थे, लेकिन उनकी फिल्म की जगह मिस्टर साइको को देखने के लिए, जिसे उनमें से कई ने पहले ही एक दो बार देख रखा था। अब तक स्पेशल अटैक फोर्स ने टिकट खिड़की पर मात्र 42 करोड़ की ही कमाई की थी। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये फिल्म 50 करोड़ के छोटे से आंकड़े को भी पार नहीं कर पाने वाली थी। फिल्म फ्लॉप हो जाती और इसका सारा ब्लेम मैक्सिस कंपनी के सीईओ रेयान पर लगता। लेकिन रेयान ने खुद की गर्दन बचाने के लिए निभा को कंपनी से बाहर निकालना तय कर लिया। वो सारा ब्लेम उस पर डालने वाला था। वैसे भी इस सारे मसले में गलती उस बेचारे की थी ही नहीं। फिल्म के प्रीमियर के दौरान डायरेक्टर टॉम और निभा ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। आज जो कुछ भी हो रहा था उसकी जड़ भी दोनों थे, ना कि रेयान। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था
जब मैक्सिस कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर पेज से एक स्टेटमेंट आई, पास्ट में हमारी कंपनी के प्रोड्यूसर निभा के किए गए हेट पोस्ट की वजह से हमारी कंपनी की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। उसकी पोस्ट ने कई लोगों के दिलों को दुखाया है, जिसका गुस्सा लोग हमारी फिल्म को ना देखकर हम पर उतार रहे हैं। हम कतई नहीं चाहते कि आप सबके सामने किसी एक एम्प्लॉय की वजह से हमारी कंपनी की इमेज खराब हो। इसलिए हमने अभी इस स्टेटमेंट के साथ निभा का नाम स्पेशल अटैक फोर्स के प्रोड्यूसर्स लिस्ट से हटा दिया है। साथ ही हम उसे अपनी कंपनी से भी बाहर निकाल रहे हैं। वी आर फायरिंग हर। मैक्सिस कंपनी के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट पर सबसे पहले महर की नजर पड़ी। कृतिका, जरा ये देखो। महर ने पलटकर कृतिका से कहा, निभा को उसकी कंपनी ने बाहर निकाल दिया है। एकदम सही हुआ उसके साथ, वो इसी के लायक थी। हाँ, नीतिका ने अपने मुंह को ऐंठते हुए कहा। लेकिन सिर्फ कंपनी के बाहर निकाले जाना ये पनिशमेंट उसके लिए काफी नहीं है। उसे तो और भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। रिमझिम ने सहमति में अपने सिर को हिलाया। सही कहा तुमने। निभा के लिए उनके गुस्से को देखकर कृतिका भी मुस्कुरा उठी। तो फिर ये बताओ कि उसके साथ और क्या किया जा सकता है? कृतिका के सवाल ने महर, नितिका और रिमझिम तीनों को हैरानी में डाल दिया। बात तो सही थी, उसके साथ और क्या किया जा सकता था? उसे पहले ही उसकी कंपनी से बाहर निकाला जा चुका है, और यहाँ हमारे देश के लोगों के निशाने पर तो वो पहले से ही है। वो सब उसे खरी खोटी सुना रहे। कुछ लड़कियां तो उसे पीटना भी चाहती थी, वो ये सब डिजर्व करती है। लेकिन चाहे मैं उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करूं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि कोई उसे किसी भी तरह से फिजिकली हर्ट करे, कृतिका ने कहा। हाँ कृतिका, ऐसा तो हम भी नहीं चाहते। महर ने कृतिका की बात पर सहमति जताई। एक्चुअली निभा को मैक्सिस कंपनी से बाहर निकाला गया है, और इस वजह से फ्यूचर में मूवी इंडस्ट्री में उसका सरवाइव कर पाना नामुमकिन सा हो गया है, कृतिका ने आगे एक्सप्लेन किया। क्या सच में? महर ने फिर से सवाल किया। हाँ, मैक्सिस कंपनी काफी पुरानी और एक ह्यूज कंपनी है। सीधे से कहूँ तो वो एक पावरफुल कंपनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ इंडिया में ओबेरॉय कॉरपोरेशन से किसी वर्कर को निकाला जाता है। आगे जाकर वो वर्कर किसी और कंपनी में जब भी जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो इस बात पर वो कंपनियां जरूर ध्यान देगी कि उस एम्प्लॉय को क्यों ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने अपने यहाँ से बाहर निकाला था। अगर ओबेरॉय कॉरपोरेशन उस इंसान को अपने यहाँ काम करने नहीं देना चाहती, तो वो दूसरी कंपनियां उसे अपने यहाँ जॉब क्यों दे? इसके अलावा हर कोई ये बात जानता है कि निभा को उसकी कंपनी ने अपने यहाँ से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि उसके कहे गए शब्द काफी घटिया थे। उसने किसी दूसरे देश की ऑडियंस के दिल को अकेले ही बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। हमारा देश फॉरेन फिल्मों के लिए तेजी से एक बड़ा मार्केट बन रहा है। ऐसे में फ्यूचर में भले ही लोग निभा के इंसल्टिंग कमेंट्स को भूल जाए, लेकिन जब तक वो किसी भी ऐसी मूवी से जुड़ी रहे जिसे इंडिया में रिलीज किया जाना है, तो उस मूवी के रिलीज के वक्त मैं हमेशा उसका नाम लोगों के जहन में ले आया करूंगी। हो सकता है कि वो किसी और कंपनी को ज्वाइन कर ले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो किसी भी मूवी के प्रोडक्शन क्रू से किसी भी रूप में जुड़ी रहेगी, मैं उस फिल्म को फ्लॉप करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दूंगी। उसकी वजह से उन फिल्मों का लगातार फ्लॉप होना जिनसे वो जुड़ी हुई होगी, देखकर कोई भी कंपनी उसे अपने यहाँ काम करने नहीं देना चाहेगी, कृतिका ने कहा। उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर रिमझिम और बाकी दोनों लड़कियां ये समझ गईं कि कृतिका ने सच में अगर ऐसा कुछ करना चाहा, तो वो सचमुच में ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगी। महर ने कृतिका को सपोर्ट करते हुए उसे थम्स अप का साइन दिखाया। मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एडमायर करती हूँ कृतिका। नितिका भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। निभा को बस एक बार सबक सिखाना नॉर्मल बात है, लेकिन उसे बार बार टारगेट करना दूसरी बात। पहली बार उसे सबक सिखाने के बाद लगातार उस पर नजर बनाए रखना, और जैसे ही वो खुद को संभाल कर थोड़ा ऊपर उठ जाए, वैसे ही उसे फिर से नीचे दबा देना, और ऐसा उसके साथ बार बार करते रहना। इस तरह का टॉर्चर जिसके कभी भी खत्म होने की उसे उम्मीद ना हो। ऐसे में आखिर में क्या होगा? मुझे तो लगता है वो निश्चित ही पागल हो जाएगी। रिमझिम ने पहले कृतिका को देखा, फिर नितिका को, फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर उसे सहलाया। तुम दोनों कितनी डरावनी हो। मैं गलती से भी कभी तुम लोगों को, खास करके कृतिका को, तो खुद से नाराज ही नहीं कर सकती। तभी गलती से महर पीछे की ओर पलटी। उसने देखा कि रिया उनसे थोड़ी दूर खड़ी थी और लगातार उन्हें ही देखे जा रही थी। रिया के बारे में भी तुमने ऐसा ही कुछ सोच रखा था ना? महर ने रिया की नजरों से बचते हुए चुपचाप कृतिका का ध्यान उसकी तरफ किया। देखो, अब वो कितनी ऑनेस्ट हो गई है। न जाने तुम्हारे पीठ पीछे वो तुम्हारे खिलाफ कौन सी चाल चले, लेकिन सामने से आकर अब वो कभी भी तुमसे नहीं उलझती है।
अभी महर ने कहा ही था कि क्लास में उनकी काउंसलर प्रोफेसर अंजलिका ने कदम रखा। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स शांत हो गए। क्लास में आते ही अंजुलिका ने कहा, सभी लोग ध्यान दें, मुझे एक बहुत जरूरी बात आप सबसे कहनी है। अंजुलिका ने ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, इसलिए स्टूडेंट समझ गए कि जरूर उन्हें कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। ओबेरॉय कॉरपोरेशन की स्पॉन्सरशिप के अंडर इंडिया के कुछ बड़े एक्टिंग स्कूल्स मिलकर, जिसमें हमारी नेशनल फिल्म एकेडमी भी शामिल है, इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाली है। इस कंपटीशन में टोटल 23 स्कूल्स के गिने चुने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस चैंपियनशिप को हम सभी 23 स्कूल्स मिलकर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और ये कंपटीशन अगले ही मंथ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। अंजुलिका ने आगे कहा, इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बस उसी स्कूल के स्टूडेंट्स इस चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। पिछले कई सालों से इस कंपटीशन को जज अलग अलग आर्ट स्कूल के टीचर्स, फेमस एक्टर्स और ओबेरॉय कॉरपोरेशन में ऊंचे ओहदे पर कायम लोग करते आए हैं। इस कंपटीशन के दौरान स्टूडेंट के एक्टिंग परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ओबेरॉय कॉरपोरेशन वैसे स्टूडेंट्स को अपने अंडर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेंगे जिनके अंदर उनके हिसाब से एक अच्छा एक्टर बनने की कैपेबिलिटी होगी। जब अंजलिका ये अनाउंसमेंट कर रही थी तो रिया और कृतिका को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गए और उन्हें आगे क्या करना है इसके बारे में वो अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए सोचने लगे। साथ ही वे सब एक दूसरे से भी इस बारे में बातें कर रहे थे। मुझे एक सच तुम लोगों को और भी बताना है। इस बार हालांकि कंपटीशन काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस कंपटीशन को जीतना तुम्हारे लिए उतना मायने नहीं रखेगा जितना तुम सब सोच रहे हो। ओबेरॉय कॉरपोरेशन के हायर अप्स भी इस कंपटीशन को जज कर रहे होंगे। अगर उन्हें लगा कि तुम लोगों ने अच्छी एक्टिंग की है और तुम सब में टैलेंट है, साथ ही तुम सब एक्टिंग को लेकर पैशनेट हो और कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे, तो वैसे केस में भले ही तुम्हारे लुक्स दिखने में सिंपल हो या फिर तुम इस चैंपियनशिप को नहीं जीत पाते हो, तुम्हारे पास एक मौका रहेगा जहां तुम सब ओबेरॉय कॉरपोरेशन के हायर अप्स को अपनी अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस कर दो, जिससे कि वे तुम्हें अपने अंडर काम करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने पर मजबूर हो जाए। यानी कि तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं करनी है कि इस चैंपियनशिप में टॉप रहने वालों को ही ओबेरॉय कॉरपोरेशन या उनके जैसी बाकी प्रोडक्शन हाउसेस अपने अंडर साइन करेंगे। जो भी कंपनियां तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगी, वो हर एक क्राइटेरिया को देखते हुए तुम्हें अपने अंडर साइन करेंगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि इस कंपटीशन को जीतना जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं। किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विनर पर हर किसी की नजर रहती है। साथ ही इस बार जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा, उसे हमारा स्कूल सीधे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लेगा। हर कोई इस अनाउंसमेंट को सुनकर शॉक्ड था। आखिर ये सभी आर्ट स्कूल्स इस बार इस कंपटीशन को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे थे? हर 4 साल के अंतराल पर होने वाला इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप स्टूडेंट्स के बीच इसलिए पॉपुलर था क्योंकि इससे उन्हें इंडिया के 4 बड़े एक्टिंग स्कूल में से उनकी पसंद के किसी एक स्कूल में डायरेक्ट ट्रांसफर मिल जाता था। लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी भी ये नहीं सुना था कि इस चैंपियनशिप को जीतने वाले स्टूडेंट्स को सीधे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्ट लेने दिया जाएगा। इस कंपटीशन में पहला स्थान हासिल करना, वो भी इंडिया के टॉप 23 स्कूल्स के चुने हुए खास स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर, उन स्टूडेंट्स के साथ साथ उस स्कूल के लिए भी सम्मान की बात होगी जिस स्कूल का वो स्टूडेंट होगा। जो भी स्टूडेंट इस कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल करेगा, उसे उसके स्कूल की तरफ से ढेर सारे पुरस्कार और रिसोर्सेज दिए जाएंगे। साथ ही वैसे स्टूडेंट्स जो इस कंपटीशन को नहीं जीत पाते हैं, उनके पास भी अपनी अच्छे परफॉर्मेंस से एक मौका होगा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुने जाने का। तुम सब जानते हो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हम टोटल 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। ओबेरॉय कॉरपोरेशन सबसे पहले इन 6 स्टूडेंट्स को ही अपने अंडर काम करने के लिए एक शानदार कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी। साथ ही उन सभी 6 स्टूडेंट्स को गाइड करने और एक्टिंग के गुर सिखाने के लिए कुछ खास टीचर्स से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, ताकि फ्यूचर में उन सभी 6 स्टूडेंट्स को एक्टिंग के अच्छे से अच्छे ऑफर मिल सके। रही बात ओबेरॉय कॉरपोरेशन किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ऑफर करेगी, तो ये बात मैं भी नहीं जानती। मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं। सीधे कहा जाए तो अगर किसी में ढेर सारी कमियां होती हैं और वो बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले कमजोर है, पर फिर भी अगर वो टॉप 6 में शामिल हो पाते हैं, तो ओबेरॉय कॉरपोरेशन सबसे पहले उन्हें ही साइन करती।
लेकिन कंपटीशन में पहली पोजीशन पर आना बस सोचना आसान था। ये सब बस उनके हौसले को बढ़ाने के लिए कहा गया था। वहाँ कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हर एरिया में अच्छे थे, चाहे बात एक्टिंग की हो या गुड स्किल्स की, वो सब हर मामले में बेस्ट थे। लेकिन चूंकि उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके लिए इन कॉम्पिटिशन्स को जीतना बाकी सभी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही मुश्किल होने वाला था। जो मैंने अभी अभी कहा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अंजलिका ने फिर से कहा। क्या ये सच में अभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात नहीं थी? वो सारे स्टूडेंट्स एकदम से सन्न रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कंपटीशन में कुछ और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी? आखिर आज हो क्या रहा था? क्या उन सब की किस्मत जाग गई थी जो उन्हें मौके पर मौके मिलने वाले थे? ऑफ कोर्स ये कंपटीशन पिछले कई सालों से हमेशा से इसी तरह से होता आया है। इस बार भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इस बार ये चैंपियनशिप आप लोगों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है। इस बार जब ये कंपटीशन खत्म होगी तो इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। इसका खत्म होना आप लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होगा, अंजलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो सब मन ही मन एक दूसरे से यही कह रहे थे कि अंजलिका मैम आज किसी पॉलिटिशियन की तरह सस्पेंस बनाए हुए रुक रुक कर भाषण क्यों दे रही हैं? वो सारी बातें एक बार में नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं बता रही? इस बार इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के खत्म होते ही फिल्म स्क्रीन की तरफ से एक्टिंग कंपटीशन शो द परफॉर्मर को ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। इसी वजह से उस शो के डायरेक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप एक तरह से आप सब के लिए एक ऑडिशन की तरह होगा, जिसमें टॉप 5 को फिल्म स्क्रीन के शो द परफॉर्मर में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, जहां उन 5 स्टूडेंट्स को ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो पहले से ही एक्टिंग की दुनिया में काफी फेमस हो चुके हैं। इन एक्टर्स में कुछ कुछ इंडस्ट्री के वेटरन्स होंगे और कुछ आज के समय के सबसे पॉपुलर एक्टर्स। अभी हमें बस इतना ही पता है, शो को जज करने वाले इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स और फर्स्ट क्लास एक्टर्स होंगे जो कि अपने एक्टिंग और डायरेक्शन करियर में बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में शो को जज करने वाले पैनल में कौन कौन शामिल होने वाला है। सच कहूँ तो ये तुम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अंजलिका की उस अनाउंसमेंट के बाद पूरी क्लास में हल्ला शुरू हो गया था। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन इतने सारे मौकों का एक साथ मिलना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ये कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। मैंने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के बारे में गूगल किया है। इस कंपटीशन में एक्टिंग मेजर के ईयर 1 से लेकर फाइनल ईयर तक के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या काफी ज्यादा होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सेकेंड ईयर में हमारे साथ कृतिका और रिया मौजूद हैं और दोनों ही काफी फेमस हैं। देखने में हमें भले ही लगे कि ये दोनों इस चैंपियनशिप को जीतने की दौड़ में हैं, लेकिन ईयर 1 से आए नए स्टूडेंट्स और ईयर 3 और ईयर 4 के भी कई स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, जिनमें से कुछ तो रिया और कृतिका से भी ज्यादा फेमस हैं। साथ ही हम बाकी के 22 स्कूल के स्टूडेंट्स को भी भूल नहीं सकते हैं। उनमें से भी कई स्टूडेंट्स फेमस होंगे और इस कंपटीशन को जीतने की पूरी कोशिश भी करेंगे। अब तो लगता है कि ये कंपटीशन बस उन लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है। हम तो बस दर्शक बनकर रह जाएंगे। अरे अभी से हार क्यों मान रही हो, चाहे मुश्किल कितनी भी क्यों ना आए, है तो ये हम सबके लिए एक मौका ही ना। हो सकता है हम इस कंपटीशन को ना जीते और ना ही टॉप 5 में आए। हो सकता है कि हमें उस शो को द परफॉर्मर में पार्टिसिपेट करने का मौका ही ना मिले। लेकिन अगर हम मेहनत करें तो ये भी तो हो सकता है कि ओबेरॉय कॉर्पोरेशन से आए हायर अप्स को हम पसंद आ जाए और वो हमें अपने अंदर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। ये एक तरह से हमारे लिए इस कंपटीशन को जीतने जैसा ही होगा ना। इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि हम इस कंपटीशन को जीत पाएंगे या नहीं। हमें बस इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम कैसे इतनी मेहनत करें कि ओबेरॉय कॉर्पोरेशन से आए सीनियर एम्प्लॉयज को हमारा काम पसंद आ जाए। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही था। अब तो मैं पूरे दिल से इस कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करूंगी। निराश होते हुए कई स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए फिर से एक दूसरे की उम्मीद जगा बैठे थे। सभी लोग ध्यान दीजिए, अब मैं इंडियन आर्ट्स कंपटीशन का शेड्यूल आपको देने वाली हूँ। सब लोग इसे अच्छे से देख लीजिए।
इतना कहने के बाद अंजलिका ने वो पेपर्स सभी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें इंडियन आर्ट्स कंपटीशन के स्केड्यूल की डिटेल्स प्रिंट की गई थी। धीरे धीरे उस स्केड्यूल पेपर्स को स्टूडेंट्स एक एक कर अपने पास रखते हुए बचे हुए पेपर को आगे की तरफ बढ़ाने लगे। कृतिका भी खुद तक उस शेड्यूल वाले पेपर के अपने पास आने का इंतजार कर रही थी। कंपटीशन 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कंपटीशन से पहले एक कंपटीशन स्कूल के अंदर ही होने वाला था, जिसके थ्रू 10 स्टूडेंट्स को इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता। सभी 23 स्कूल्स अपने अपने स्कूल के 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते। इस तरह से कंपटीशन में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 230 हो जाने वाली थी। उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाला जाता और फिर आपस में कम्पीट करवाया जाता। क्योंकि इस बार इस चैंपियनशिप को फिल्म स्क्रीन के साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, इसलिए टॉप 10 में आने के बाद उन सभी को फिल्म स्क्रीन की वेबसाइट पर दिखाया जाता, साथ ही एक लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए वेब पर भी। एक तरह से ये उन सभी टॉप 10 कंटेस्टेंट का फिल्म स्क्रीन के द परफॉर्मर शो के लिए ऑडिशन भी होता। सभी स्टूडेंट्स इस बात को जल्दी ही साफ साफ समझ गए। डैम, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही तुम टॉप 10 में शामिल हुए, वैसे ही तुम्हें एक बड़ा एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमें टॉप 5 में भी आने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन अगर किसी तरह हम द परफॉर्मर शो में compete करने के लिए सिलेक्ट कर भी जाते हैं, तो हमें उन बड़े एक्टर्स के साथ compete करना होगा जो पहले ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके हैं और जो हमसे काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। उनके जैसे काबिल एक्टर्स की एक्टिंग स्किल्स के सामने एक न्यू बी स्टूडेंट की एक्टिंग को कहाँ तरजीह दी जाएगी। साथ ही उन एक्टर्स की बॉलीवुड में कई कनेक्शंस भी होंगे, इसलिए जजेस को उन्हें ही प्रायोरिटी देनी होगी। वो हमारी जैसे स्टूडेंट्स की परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमें उस शो में compete करने के लिए सिलेक्ट कर भी लिया जाता है, तो बस नाम के लिए। आखिर में हमें उन सीनियर एक्टर्स से हारना ही होगा। वैसे भी शो के जज तो इंडस्ट्री के ही बेस्ट डायरेक्टर्स और एक्टर्स में से ही एक होंगे। ऐसे में वो अपने पसंदीदा एक्टर को उस शो में जीतते हुए देखना चाहेंगे और वो उन्हें उस शो को जितवाएंगे भी। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी ओबेरॉय कॉर्पोरेशन से आए हायर अप्स को इम्प्रेस करने की होनी चाहिए। उसके बाद हम फिल्म स्क्रीन के शो द परफॉर्मर में टॉप 10 में आने की सोचेंगे, जिससे कि हमारे देश में हमारी पॉपुलैरिटी किसी स्टार सेलिब्रिटी की तरह हो जाएगी। सिर्फ फिल्म स्क्रीन की वेबसाइट पर ब्रॉडकास्ट होना, जिसके खुद के करोड़ों ऑडियंस है, साथ ही उनके प्रमोशन स्कीम में शामिल किया जाना, ये सब हमारे करियर को एक जोरदार पुश देगा और ये सब द परफॉर्मर में टॉप 10 में जगह बना लेने भर से हो जाएगा। कृतिका भी इसमें काफी इंटरेस्टेड थी। वैसे तो वह ऑलरेडी ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में थी। साथ ही मिस्टर साइको ने उसकी पॉपुलैरिटी को भी कई गुना बढ़ा दिया था। इसलिए ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को पाना या पॉपुलर होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए कोई चीज मायने रखती थी तो वो थी फिल्म स्क्रीन के शो द परफॉर्मर में पार्टिसिपेट करना और वेटरन एक्टर्स के साथ स्टेज शेयर करना और उनके साथ एक्टिंग करना। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, वो इस शो को जीत पाती है या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो बस उन वेटरन एक्टर्स के साथ उस स्टेज को शेयर करना चाहती थी। क्लास के खत्म होने के बाद जब कृतिका स्कूल से बाहर आई, तो उसने देखा कि आज उसे निखिल की जगह जाधव वापस घर ले जाने के लिए आया हुआ था। वो जल्दी से कार में बैठ गई। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने जाधव से सवाल किया, क्या निखिल की आज कोई मीटिंग है? वो बिजी है क्या? नहीं मैम, वो किसी मीटिंग में तो नहीं थे। जब उन्होंने मुझसे बात की थी तो वो ऑफिस में थे और कुछ फाइलों पर काम कर रहे थे, जाधव ने जवाब दिया। कृतिका मुस्कुरा उठी। ठीक है, तो फिर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन चलो। जी मैम, जाधव ने कहा। फिर वो कृतिका के कहने पर उसे ओबेरॉय कॉर्पोरेशन लेते आया। कृतिका सीधे निखिल के ऑफिस में नहीं गई, वो पहले पीआर डिपार्टमेंट में गई। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन को छोड़ने के बाद वो यहाँ सिर्फ एक बार ही आई थी, वो भी तब जब निखिल बीमार पड़ा था। उसके बाद वो कभी भी यहाँ नहीं आई थी। पीआर डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही उसे रिसेप्शन काउंटर से लिली की आवाज सुनाई दी। हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती? लेकिन ये कहते हुए लिली बीच में ही रुक गई। कृतिका को पहचानने में उसे एक पल की देरी हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे पहचान लिया। कृतिका! वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनते ही सभी ने सरप्राइज होकर दरवाजे की तरफ देखा। लिली के साथ साथ अनामिका, अजय और सागर पर नजर पड़ते ही कृतिका भी खुश हो गई। अनामिका, लिली, सागर, अजय, कैसे हैं आप सब? वहाँ एक अनफेमिलियर फेस भी था, शायद कोई नया एम्प्लॉय जिसे हाल फिलहाल में हायर किया गया था। वैसे तो उन सभी ने कृतिका को एक नजर में ही पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उसके करीब आकर उससे पहले की तरह घुलना मिलना
उन सबको थोड़ा अजीब लग रहा था। आखिर वो जल्दी ही उनके बॉस की वाइफ बनने वाली थी। ऐसे में वो उसके साथ नॉर्मली एक एक्स कलीग की तरह बिहेव करे या फ्यूचर बॉस वाइफ की तरह, इसे लेकर वो सब कंफ्यूज थे। उन सभी के बीच रुखसार कृतिका को कहीं नहीं दिखाई दी। कृतिका ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया, रुखसार कहाँ है? उसने हमारी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, अनामिका ने रिप्लाई किया। वो एक मीडियम स्केल कंपनी में चली गई है। उसने ओबेरॉय कॉर्पोरेशन जैसी ह्यूज कंपनी को छोड़कर कोई छोटी कंपनी ज्वाइन कर ली। कृतिका ने हैरान होते हुए फिर से सवाल किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी, या यूं कहूं तो जरूरत से ज्यादा, कहते हुए अनामिका खिलखिला पड़ी। तुम्हारे पीआर डिपार्टमेंट को छोड़ने के बाद सीईओ ने कभी भी रुखसार पर ध्यान ही नहीं दिया। साथ ही दूसरों की चापलूसी करने के चक्कर में उसने राघव सर को भी नाराज कर दिया था। इसलिए वो भी उसका जीना हराम किए हुए थे। वो एकदम से महत्वहीन हो गई थी। सीईओ सर के पास तो उसके लिए जरा भी वक्त नहीं था। वो उससे किसी भी केस या मैटर को डिस्कस करना ही नहीं चाहते थे। वैसे उनके पास इतना वक्त था ही नहीं कि वो उसे टारगेट करे, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर उनसे इतनी डरी हुई थी कि उसने खुद ही यहाँ से रिजाइन कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करना ज्यादा सही समझा। अनामिका की बात सुनकर कृतिका भी मुस्कुरा उठी। रुखसार ने समझदारी दिखाते हुए खुद को उसकी नजरों से दूर कर लिया था, यानी अब उसे भी रुखसार को भूलकर उसके खिलाफ कोई भी कदम ना उठाते हुए उसे माफ कर देना चाहिए। ऐसे ही सच कहा जाए तो वो कब का रुखसार को भूल चुकी थी। वैसे भी अभी उसके पास कई ऐसे काम थे जिस पर ध्यान देना उसके लिए रुखसार पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी था। निखिल के साथ भी ऐसी ही कोई बात होगी। किसने सोचा था कि रुखसार खुद में ही इतनी डर जाएगी कि किसी के उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले ही रिजाइन देकर कंपनी छोड़ देगी। अरे हाँ, क्या तुम्हें पता है निभा आज वापस अमेरिका जा रही है? अनामिका ने कृतिका से सवाल किया। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उससे जुड़ा स्कैंडल आज ही तो लोगों के सामने आया है। मैक्सिस कंपनी की तरफ से आई पोस्ट के हिसाब से वो उसे उसके पोजीशन से हटाकर कंपनी से बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन अभी इतनी जल्दी तो उन्होंने उसे कंपनी से बाहर निकाला ही नहीं होगा ना? फिर वो इतनी जल्दी अमेरिका वापस क्यों लौट रही है? कृतिका निभा से जुड़ी खबर को एकदम सुनकर हैरान हो गई थी। सच में निभा उसकी उम्मीद से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रही थी। मैंने सुना है कि वो आज रात की फ्लाइट से यहाँ से वापस लौट रही है। एक्चुअल में मैक्सिस कंपनी के डेप्यूटी सीईओ रेयान ने एक पीआर टीम से कांटेक्ट किया था। किस्मत से उस पीआर टीम में मेरी एक एक्स कलीग भी काम कर रही है। अनामिका खुद भी शुरुआत से ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉय नहीं थी। पहले वो उसी कंपनी के लिए काम करती थी जिसमें इस वक्त उसकी एक्स कलीग काम कर रही है। उसने बताया कि मैक्सिस कंपनी ने निभा को कंपनी से बाहर निकालने के अनाउंसमेंट कर उससे जुड़े हर काम को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कर दिया। उस वक्त निभा रेयान से बुरी तरह बहस कर रही थी। मेरी दोस्त अपनी पीआर टीम के साथ वहां मौजूद थी। वे से सभी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। निभा हमेशा से यही सोचती आई थी कि उसके अंकल गोस्वामी की वजह से कोई भी उसे मैक्सिस कंपनी से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन इस बार उसने कुछ इतना बुरा किया जिससे कि कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसकी बेवकूफी की वजह से कंपनी को न सिर्फ पैसों का लॉस हुआ बल्कि उनकी रेपुटेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी इमेज बुरी तरह से खराब हुई है। ऐसे में उसे आगे भी कंपनी में जॉब पर रखना उनके लिए जरा भी फायदेमंद नहीं था। रेयान ने डायरेक्टली निभा को जल्द से जल्द अमेरिका वापस लौटकर मैक्सिस कंपनी के मेन ऑफिस में रिपोर्ट कर कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद के पेपर वर्क को हैंडल करने के लिए कहा। अनामिका ने आगे की सारी बातें कृतिका को बतला दी। कृतिका इस बात से जरा भी डरी हुई नहीं थी कि मैक्सिस कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद निभा वापस इंडिया आकर यहाँ कोई जॉब करने की कोशिश करेगी। जिस तरह की पोस्ट और कमेंट उसने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर किए थे, उसके बाद तो इंडिया में गलती से भी कोई उसे अपने यहाँ जॉब देने वाला नहीं था। कृतिका को वहां आए हुए कुछ वक्त हो गया था। उसने पीआर डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ के लिए कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर किए और उनके साथ कॉफी पीते हुए वो देर तक उन सब से गपशप करती रही। लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि वहां देर तक रुककर वो उनके काम में डिस्टरबेंस बनती जा रही थी। इसलिए सभी से विदा लेकर वो निखिल के ऑफिस की ओर चल पड़ी। निखिल पहले ही जान चुका था कि कृतिका यहाँ उसके वर्क प्लेस पर आई हुई है। उसे टॉप फ्लोर पर निखिल के ऑफिस के पास उसे टॉप फ्लोर पर निखिल के ऑफिस के पास आते हुए देख अनुपम ने उससे कहा, जब आपने बिल्डिंग में एंट्री ली थी तभी सीईओ सर को आपके यहाँ आने के बारे में पता चल गया था। उन्होंने आज की अपनी सारी मीटिंग्स झट से कैंसिल कर दी और आपके उनके पास आने का वेट करने लगे। ओह,
इस तरह की सिचुएशन पैदा करने के लिए कृतिका अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्टी फील करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं निखिल के वर्क शेड्यूल को बर्बाद ना कर दूं, इसलिए मैंने उसे अपने आने के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। मैं उसे बस एक बार देखना चाहती थी, इसलिए यहाँ आई। अगर वो बिजी हैं तो मैं वापस लौट सकती हूँ। मैंने तो अच्छा खासा वक्त पीआर डिपार्टमेंट में भी बिता दिया। अगर मुझे पता होता कि वो सारे काम को रोक कर मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं पहले ही उनसे मिलने के लिए चली जाती। अनुपम ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से अंदर जाइए, अभी ऑफिस में निखिल सर के अलावा कोई नहीं। ये जानने के बाद कि निखिल के ऑफिस में कोई और नहीं, कृतिका को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो बेचारी तो बुरी तरह से घबरा गई। वो ऑफिस के गेट के पास ही कुछ पल खड़ी रही। कुछ लंबी सांसें लेने के बाद ही वो निखिल के ऑफिस के अंदर जाने की हिम्मत जुटा पाई। उसने सावधानी से उसके ऑफिस के गेट को खोला और ऑफिस के अंदर आ गई। अंदर आने पर उसने देखा कि निखिल अपने डेस्क पर बैठा हुआ किसी फाइल में उलझा हुआ है। उसे काम करता देख कृतिका ने राहत भरी एक लंबी सांस ली। देखने से तो यही लग रहा था कि उसने निखिल के काम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था। जैसे ही उसने दरवाजे को बंद किया वैसे ही उसे निखिल की आवाज सुनाई दी, तुम काफी पहले यहाँ आ चुकी थी, फिर मेरे पास आने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? कृतिका चलते हुए उसके पास आई। यहाँ आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पीआर डिपार्टमेंट चली गई थी। वो मैंने काफी वक्त से अनामिका से मुलाकात ही नहीं की थी ना, तो मुझे लगा कि एक बार उनसे मिल लूं। निखिल ने उदास होकर उसकी तरफ देखा। मुझे लगा कि तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हो। उसे नाराजगी में मुंह बनाती देख कर कृतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं यहाँ तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ बुद्धू। मुझे लगा कि तुम अपने काम में बिजी होगे और मेरे आने से कहीं तुम्हारे काम का स्केड्यूल ना बिगड़ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि ऑफिस क्लोज होने के वक्त मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसलिए मैं पहले पीआर डिपार्टमेंट चली गई। कृतिका निखिल के डेस्क के बगल से चलकर उसकी चेयर के पीछे आकर उसकी पीठ के पास खड़ी हो गई। उसके डेलिकेट फिंगर निखिल के मस्कुलर कंधों पर थिरक रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें शुरू में ही मेरे यहाँ आने के बारे में पता चल गया है तो मैं तुम्हें बिना एक पल इंतजार करवाए सीधा तुम्हारे पास आ जाती। उसकी प्यार भरी एक्सप्लेनेशन को सुनकर निखिल बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। ये काफी रेयर ही होता था जब कृतिका प्यार से अपनी उंगलियों को उसके बदन में चुमाती थी। जब निखिल को लगा कि उसने कृतिका को जी भर कर छेड़ लिया है तो फिर उसने अपने हाथ को फैलाकर कृतिका को अपनी बाहों में थाम लिया और उसे अपनी थाई पर बिठा लिया। फ्यूचर में तुम जब भी यहाँ आओगी तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। उसके बाद ही तुम अपने एक्स कलीग से मिलने के लिए पीआर डिपार्टमेंट जाओगी। लेकिन हमेशा के लिए कृतिका की पहली प्रायोरिटी बनना चाहता था। उसे उसकी दूसरी या तीसरी प्रायोरिटी बनने का कोई शौक नहीं था। ठीक है मंगेतर जी, कृतिका ने प्यार से कहते हुए उसकी बात मान ली। उसके बाद उसने पलटकर डेस्क पर रखी उस फाइल को देखा जिस पर वो अभी कुछ पल पहले काम कर रहा था। दोपहर का हमारा क्लास आज किसी वजह से जल्दी ही खत्म हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ तुमसे मिलने ही चली आऊं। अगर तुम कोई काम कर रहे थे तो तुम उसे कंटिन्यू कर सकते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कृतिका ने कहते हुए निखिल की थाई से उठने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहों को फैलाते हुए उसे कसकर अपनी आगोश में भर लिया। वो उसे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देना चाहता था। आज सुबह से बस काम ही तो कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, कहते हुए उसने अपने चेहरे को कृतिका के सीने पर रख दिया। उसकी बदन से आती खुशबू ने उस पर कोई जादू सा असर किया था। पल भर पहले थोड़ा थोड़ा थका सा दिख रहा निखिल अब एकदम से एनर्जेटिक महसूस करने लगा। पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी महक को सांस लेकर अपने अंदर खींचता हूँ ना तो मेरी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों न रहा, तुम्हारी खुशबू मेरे लिए रिवाइटल की गोली की तरह काम करती है और मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। निखिल का सिर अभी भी कृतिका के सीने से चिपका हुआ था। उसका ललाट कृतिका की ब्यूटी बोन को टच कर रहा था, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी मजबूत पत्थर पर अपने सिर को रखा हुआ था। वैसे तो उसकी ब्यूटी बोन काफी स्किनी थी, लेकिन निखिल को ऐसा लग रहा था कि उसके सिर तो क्या, किसी भारी पत्थर तक को आसानी से अपनी ब्यूटी बोन पर वो रख सकती थी। उसके ललाट का कृतिका के बदन को छूना उसके बदन में सनसनी पैदा कर रहा था। कृतिका ने अपने सिर को हल्का सा झुकाया, फिर वो निखिल की हैंडसम प्रोफाइल को देखने लगी। उसे इतने करीब से देखने के बाद भी कृतिका को निखिल में कोई खामी नजर नहीं आई। पता नहीं उस वक्त दिमाग में कृतिका के क्या चल रहा था। शायद वो निखिल के प्यार में पोजेस्ड हो गई थी, जो उसने अचानक से निखिल के गाल को चूम लिया।
उसके ऐसा करने से निखिल ने अपने सिर को ऊपर उठाकर कृतिका को देखा और प्यार से मुस्कुरा उठा। फिर उसने कृतिका के सिर के पिछले हिस्से को अपने हाथ में थामा और फिर उसने उसके होठों पर एक पैशनेट किस किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई, निखिल ने फिर से उसके होठों को चूमते हुए कहा। उसके होठों के रस को कुछ देर तक पीने के बाद उसने फाइनली कृतिका को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। उसकी बाहों से आजाद होने के बाद कृतिका निखिल के ऑफिस में मौजूद सोफे पर जा बैठी और कुछ देर तक अपने मोबाइल में कुछ कुछ काम करती रही। इस दौरान निखिल जल्दी से अपने बचे हुए काम को पूरा करने में लग गया। अपने काम को पूरा कर वो बिना कोई पल गवाए कृतिका को लेकर घर लौटना चाहता था। उसे इस बात का डर भी था कि कहीं उसका इंतजार करते करते कृतिका बोर ना हो जाए, इसलिए वो आमतौर में जिस स्पीड से फाइलों पर काम किया करता था, इस वक्त उसके उन फाइलों को निपटाने की स्पीड आमतौर के उसके स्पीड से काफी ज्यादा थी। 5:30 पर उसने फाइनली अपना सारा काम निपटा लिया। इस दौरान कृतिका निभा से जुड़ी खबरें इंटरनेट पर अपने मोबाइल में पढ़ रही थी। जब मैक्सिस कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया कि वे निभा को इमीडिएट इफेक्ट के साथ कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, तो इंटरनेट यूजर्स इस खबर के मिलते ही आपस में जश्न मनाने लगे। इधर निखिल को अपने डेस्क से उठता हुआ देख कृतिका ने सरप्राइज होते हुए उससे सवाल किया, तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया? हाँ, निखिल ने अपने सूटकेस को उठाते हुए कहा। फिर वो कृतिका के साथ वहां से निकल पड़ा। अनुपम ने जैसे ही उन दोनों को ऑफिस से बाहर आते हुए देखा, वो तेज कदमों से उनके पास आया। सीईओ सर। इतना कहने के बाद अनुपम एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कृतिका की ओर देखा और कुछ पल के लिए और चुप रहने के बाद बोला, मिस निभा यहाँ आई हुई हैं। उसकी बात सुन निखिल भड़क उठा। मैंने पिछली बार कहा था ना कि उसे इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आने देना है, फिर वो यहाँ आई कैसे? जैसा आपने कहा था हमने किया भी वैसा ही। अनुपम ने खुद को डिफेंड किया, लेकिन अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया जाने के बाद वो बाहर सीढ़ियों पर बैठकर आपका इंतजार करने लगी। हमने सोचा कि आपका इंतजार करते करते वो थक जाएगी और यहाँ से वापस लौट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो अभी भी बाहर सीढ़ियों पर आपका इंतजार कर रही है। कृतिका ने निखिल को देखा। वो उसे देखकर मुस्कुरा भी रही थी और नहीं भी। निखिल ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके साथ आगे बढ़ने के बाद कृतिका ने सवाल किया, वो यहाँ पहले भी तुमसे मिलने के लिए आई थी? निखिल गलती से ये बात कृतिका को बताना भूल गया था। उसने तुरंत डर से उसकी हथेली को दबाया। वो स्पेशल अटैक फोर्स के प्रीमियर के दिन यहाँ आई थी, बस एक बार, वो भी बिना मेरे बुलाए। मैं उससे मिलने के लिए राजी हुआ, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसे बता सकूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और उससे मिलते ही मैंने उसे ये बात बतला दी। साथ ही मैंने उससे ये भी कहा कि आगे से अगर यहाँ वो आई तो उसे इस बिल्डिंग में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। जब लिफ्ट से होते हुए वो दोनों नीचे आए तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के एंट्रेंस की सीढ़ियों के पास निभा बैठी हुई है। जब उसकी नजर निखिल पर गई तो वो तेज कदमों से उसके पास आना चाह रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर कृतिका पर गई। निखिल ने उसके हाथ को थाम रखा था और ये देखते ही निभा जहां थी वहीं के वहीं रुक गई। निखिल। फिर अचानक से वो निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई। कृतिका की तरफ चिढ़कर देखते हुए उसने कहा, दूर हटो, मुझे निखिल से कुछ कहना है। जो भी कहना है कृतिका के सामने ही कहो, उसे मुझसे दूर जाने के लिए कहने का हक तुम्हारे पास नहीं है। निखिल ने बेरुखी से कहा, और अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो हमारा रास्ता छोड़ो। ये आखिरी मौका है जब मैं तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने का मौका दे रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें कभी अपने आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। निखिल की बात सुनकर निभा ने गुस्से में अपने दांतों को अपने होठों में दबा लिया। अगर उसे कृतिका से भीख मांगनी पड़ी तो ये एक तरह से उसके लिए सुसाइड करने के जैसा ही होता, लेकिन इस वक्त निखिल से बात करने की खातिर उसने ये करना भी गवारा कर लिया। उसने किसी तरह पोलाइट होते हुए फिर से कृतिका से कहा, क्या तो प्लीज हमें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ सकती हो? मुझे निखिल से बहुत जरूरी बात करनी है। अब तक कृतिका से निभा की जितनी बार भी मुलाकात हुई थी, उन सब में ये पहली बार था जब उसने उससे काफी अच्छे ढंग से कहते हुए कुछ रिक्वेस्ट किया था। कृतिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान उभर आई। फिर उसने कहा, नहीं। निभा उसका मुंह ही देखती रह गई। उसकी मीठी और प्यारी मुस्कुराहट को उसकी मीठी और प्यारी मुट उसकी मीठी और प्यारी मुस्कुराहट को देखकर उसे लगा था कि वो उसकी बात मानकर हाँ करने वाली है, लेकिन उसने तो उसके दिल में उम्मीद जगाकर उसका पोपट ही कर दिया था। वो नाराज होते हुए बोली,
आखिर तुम समझ क्यों नहीं पा रही कि निखिल पर डिपेंड करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है? तुम्हें किसने कहा कि वो मुझसे कुछ हासिल करना चाहती है? निखिल ने भड़कते हुए कहा। कृतिका की भी भौहें उठ गई। मिस निभा, तुम निखिल से कुछ कहने वाली थी ना, तो तुम्हें जो कुछ भी उससे कहना था वो तुम कब उससे कहोगी? उसकी बात सुनकर निभा ने झल्लाकर कृतिका को देखा। फिर निखिल की तरफ देखते हुए वो उससे बोली, निखिल, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ, तो इससे मेरा क्या लेना देना है? निखिल ने फिर से बेरुखी दिखाई। निभा ने चिढ़ते हुए बेचैनी में कहा, पर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए यहाँ आने को? निखिल गुर्राया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। निखिल यही नहीं रुका, उसने चिढ़कर निभा को देखा। जो तुम्हें कहना था तुमने कह लिया। वैसे निखिल ने ये समझ लिया था कि वो उससे और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसमें अब इतनी पेशेंस नहीं बची थी कि वो उसका कहा कुछ भी सुने। इसलिए उसने अपने साथ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा किया, जो उसके ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे। वो सिक्योरिटी ऑफिसर तेजी से आगे आए और उन्होंने निभा को पकड़कर निखिल से दूर कर दिया। निखिल, निखिल, निखिल! उसे खुद से दूर जाता देख निभा जोर जोर से चिल्लाने लगी। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या खास है जो तुम उसे पसंद करते हो?